नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश खेर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश का भूगोल। भू का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को देखें। भू का अर्थ है धरा या धरातल। मध्य प्रदेश का धरातल कैसा है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाने वाली मिट्टियाँ, पठार, पहाड़, पर्वत, चोटियाँ, श्रेणियाँ, नदियाँ, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन, वनोपज, वन में रहने वाले जीव, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और धरातल से प्राप्त खनिज पदार्थ एवं धरातल पर उगाई जाने वाली फसलें और नदियाँ, इसके अतिरिक्त वनों में आदि अनादिकाल से रह रही जनजातियों के बारे में हम मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ते हैं। तो सिलसिलेवार हम देखते हैं। सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इस बात को देख लें कि विश्व पटल पर या विश्व ग्लोब पर मध्य प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश यदि विश्व पटल पर हम देखें तो यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं ये पृथ्वी का ग्लोब है, इसके मध्य में ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा है जो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर के इधर वाला पार्ट पूरा ये पूर्वी देशांतर कहलाता है, ये वाला पार्ट पश्चिमी देशांतर कहलाता है। 23.5 सही 1/2 अंश पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि हम देखें कि एशिया महाद्वीप में मध्य प्रदेश कहां पर अवस्थित है, एशिया के बारे में हम देखें तो एशिया महाद्वीप यानी कि पृथ्वी जो है उस पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% पर थल मंडल है। पूरे थल मंडल को 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 महाद्वीप में विभाजित किया गया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। क्योंकि भारत एशिया में अवस्थित है इसलिए मध्य प्रदेश भी एशिया में ही अवस्थित होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि एशिया में कहाँ पर अवस्थित है। तो एशिया में देखें हम तो यह एशिया, ये नॉर्थ एशिया, ये साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो भारत आपका यहां पर आता है और मध्य प्रदेश इसमें आता है। तो हम कह सकते हैं कि एशिया के दक्षिण में मध्य प्रदेश अवस्थित है। यदि हम भारत की बात करें कि भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति कहां पर है, पोजीशन कहां पर है, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये मध्य यानी कि भारत के मध्य में स्थित है या इसके हृदय में स्थित है। पूरे भारत के प्राकृतिक भाग के आधार पर हम देखें कि भारत के किस प्राकृतिक भाग में मध्य प्रदेश अवस्थित है, तो प्राकृतिक भाग के आधार पर पूरे भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया।
ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये कहलाता है हिमालय क्षेत्र। ये वाला हिस्सा यमुना गंगा का क्षेत्र। ये वाला हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। और ये समुद्र से लगे हुए तटीय प्रदेश, और यहाँ पर द्वीप समूह। तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो प्राकृतिक भाग के आधार पर हम देखें कि भारत के किस प्राकृतिक भाग में मध्य प्रदेश अवस्थित है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मध्य प्रदेश अवस्थित है। तो इस प्रकार से हम देखें कि वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है, तो ज्योमेट्री के आधार पर हम देखें तो ये लगभग मध्य प्रदेश एक आयताकार स्थिति में हमें दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं इसकी आकृति आयताकार है। दूसरा, मध्य प्रदेश का ढलान किस तरफ है, यानी कि मध्य प्रदेश किस तरफ झुका हुआ है, तो मध्य प्रदेश उत्तर मुखी इसका ढलान है। मध्य प्रदेश का ढलान उत्तर मुखी है। यदि हम देखें कि पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे निचला स्थल मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो प्राकृतिक भाग के आधार पर हम मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटते हैं। यह मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये वाला हिस्सा मालवा कहलाता है। ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड कहलाता है। ये वाला हिस्सा रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। और ये नर्मदा सोन घाटी, और ये पूर्वी पठार, और ये सतपुड़ा की श्रेणियां। तो यदि सबसे निचला स्थल हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखेंगे तो हम पाएंगे कि नर्मदा सोन घाटी वाला जो हिस्सा है वह सबसे निचला हिस्सा है। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह एक लैंड लॉक्ड राज्य की है। लैंड लॉक्ड राज्य का मतलब यही है कि न तो यह किसी समुद्री सीमा को छूता है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। तो इस प्रकार से इसकी आकृति के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति। अक्षांश और देशांतर स्थिति। जैसा कि हमें पता है कि पूरी पृथ्वी की बात करें तो उस पे 90 अक्षांश नॉर्थ पोल में और 90 अक्षांश साउथ पोल में है, यानी कि 90 इधर आता है और 90 अक्षांश, यानी कि कुल टोटल 180 अक्षांश इसमें होती है। तो 90 अक्षांश यानी कि मध्य प्रदेश किस अक्षांश पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश जो है वह 21/6/26 अक्षांश पर 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। यदि देशांतर की बात करें तो पूरी पृथ्वी को 360 देशांतरों में विभाजित किया गया है। देशांतर की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, यानी कि पूर्वी देशांतर में 180 देशांतर, पश्चिमी में 180, इस प्रकार 360 देशांतर पूरी पृथ्वी को विभाजित करती है।
देशांतर के आधार पर यदि मध्य प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश कितने अक्षांश पर मध्य प्रदेश का विस्तार है एवं कितने देशांतर पर मध्य प्रदेश का विस्तार है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वह 26 डिग्री 30 अंश से हम माइनस करें 21 डिग्री 6 अंश, तो लगभग 5 डिग्री अक्षांश का अंतर हम पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है लगभग 5 अक्षांश पर विस्तारित है। इसी प्रकार इसको हम माइनस करेंगे तो 82 डिग्री 48 अंश से माइनस किया हमने 74 डिग्री 9 अंश, तो लगभग 8 डिग्री 39 अंश देशांतर पर यह विस्तारित है। तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति को हमने यहां पर देखा। अब हम देख नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश की सीमाएं। सीमाओं के बारे में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश है, तो न तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय देश को छूती है और न ही समुद्र की सीमा को छूती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। दूसरा यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन बनाता है, उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है। यानी कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के जानापाव से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वह चंबल नदी बनाती है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी जो निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बनाती है। इसके अलावा यदि हम देखें इसमें कि मध्य प्रदेश में सीमांत कितने जिले हैं। सीमांत जिलों का मतलब यही है कि मध्य प्रदेश के लास्ट उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश के सीमांत जिलों के बारे में देखें तो मुख्यतः मध्य प्रदेश में 4 सीमांत जिले हैं। उत्तर में ये यहां पर मुरैना आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा मुरैना जिले में अवस्थित है। पूर्वी जो जिला है वो सिंगरौली हो जाएगा। दक्षिणी जिला जो है वो बुरहानपुर हो जाएगा और पश्चिमी जो जिला है वह अलीराजपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी सीमांत 4 जिले मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं छूती है, तो यहां पर हमें 3 कॉन्टेक्स्ट में से पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश को 5 राज्यों की सीमाएं छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में सीजी छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम दक्षिण में गुजरात और
पश्चिम उत्तर में राजस्थान। 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर उठता है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं छूती थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमाएं छूती थी। कौन कौन सी छूती थी? पहले मध्य प्रदेश जो था वह जो वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ राज्य है, यह भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो 7 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश को एक एपी और बिहार और उड़ीसा। तो वर्तमान में 5 राज्यों की सीमाएं छूती थी। अविभाजित 1 नवंबर 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमाएं छूती थी। 7 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश उत्तर में, पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़ तो पहले हमारा हिस्सा था, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। लेकिन कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान भारत के अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने राज्यों की सीमाएं छूती थी और वो राज्य कौन कौन से हैं? प्रश्न को समझिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश को वर्तमान में मौजूद कौन कौन से राज्यों की सीमाएं छूती थी? तीनों में अंतर है। तो उस समय भी 7 राज्यों की सीमाएं पहले छूती थी। वर्तमान में जो राज्य अवस्थित है वो कौन से राज्य हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते थे? तो उस समय आंध्र प्रदेश एक था, लेकिन 2014 में यह तेलंगाना राज्य भी बन गया और वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य अभी छत्तीसगढ़ को छूता है। पहले बिहार एक राज्य था, लेकिन बिहार से एक झारखंड भी राज्य बना। तो वर्तमान में झारखंड छत्तीसगढ़ को छूता है। तो वर्तमान के वो राज्य जो अविभाजित मध्य प्रदेश को छूते थे वो है तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और सिजी। 3 कॉन्टेक्स्ट में से हमें देखना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति, तो कर्क रेखा क्या है? सबसे पहले इस बात को देख लें। कर्क रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है, पहली चीज। यानी कि मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है, एक भाग उत्तरी और एक भाग दक्षिणी। कर्क रेखा के दक्षिण में, यानी कि यहां से अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो कर्क रेखा के दक्षिण में नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के उत्तर में कर्क रेखा अवस्थित है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि भारत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। ये वाला जो प्राकृतिक भाग है, ये वाला हिस्सा मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये वाला हिस्सा मालवा कहलाता है। ये रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड, ये वाला हिस्सा बघेलखंड,
इसके अलावा ये वाला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी और ये वाला सतपुड़ा की श्रेणियां। तो इस प्रकार से 7 भागों में मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पर डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7। मुख्यतः कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 2 प्राकृतिक भागों में गुजरती है मुख्य रूप से। वैसे तो सोन घाटी का कुछ हिस्सा भी आता है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से प्राकृतिक भाग में? एक मालवा के पठार में और दूसरा बघेलखंड के पठार में। तीसरी बात यहां पर यह है कि वह कौन सा प्राकृतिक भाग है जो जिसे कर्क रेखा बराबर भागों में बांटती है। तो बघेलखंड एक ऐसा प्राकृतिक भाग है जिसको बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। कर्क रेखा को एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, वो 2 बार इसको क्रॉस भी करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। एक प्रश्न यहां पर यह बनता है कि वह कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा उस जिलों से होकर के गुजरती है। तो मुख्यतः 14 जिले से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, शहडोल, ये जिले मुख्य रूप से कर्क रेखा यहां से होकर के गुजरती है। तो इस आधार पर कर्क रेखा से भी कई बार प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त हम देखें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में वर्तमान में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जब मध्य प्रदेश अविभाजित था यानी कि छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ था, उस समय भारत में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम स्थान पर था। दूसरा, मध्य प्रदेश की जो लंबाई है, लंबाई यानी कि पूर्व से पश्चिम, ये 870 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ये 610 किलोमीटर की है। इस प्रकार 605 किलोमीटर की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 870 यानी कि लेंथ इसकी 870 और इसकी चौड़ाई जो है वह 605 है। इस प्रकार इसका रेशियो भी निकाले हम, लंबाई और चौड़ाई का यदि रेशियो निकाले तो लगभग 3:2 का रेशियो हमें मिलता है। पूरे भारत में यदि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो भारत के रूप में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से 9.38% मध्य प्रदेश का हिस्सा क्षेत्रफल में आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर यदि सबसे बड़ा पठार की बात करें तो मालवा का पठार अवस्थित है। यदि क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्रफल में सबसे अधिक फसल बोई जाती है, तो रबी में देखें तो गेहूं की फसल बोई जाती है, खरीफ में देखें तो सोयाबीन की फसल बोई जाती है